हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। बेटा मेरा नाम है मानव शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी क्लास 10th के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा है। तो बिना देर करते हुए फटाफट से आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज थर्मिट्रैक्शन। थर्मिट्रैक्शन क्या होती है? गिव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि थर्मिट्रैक्शन क्या होती है। देखो बेटा आपको पता है क्या, Fe2O3 Fe2O3 प्लस Fe2O3 प्लस Al Fe2O3 प्लस Al ये क्या बनाते हैं बेटा? Al2O3 Al2O3 प्लस Fe Al2O3 प्लस Fe। और यहाँ पर से बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होने वाली है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या रिलीज होने वाली है? हीट रिलीज होने वाली है। क्या रिलीज होने वाली है? हीट रिलीज होने वाली है। तो बेटा जो Fe है, यानी जो Fe है वो किस स्टेट में पाया जाता है? यहाँ पे किस स्टेट में पाया जा रहा है बेटा? मोल्टन स्टेट में। कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट में। क्लियर रहेगा, याद रहेगा कि Fe2O3 की जब रिएक्शन हम Al के साथ कराते हैं तो हमें प्राप्त हुआ है Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। ठीक है, और जो Fe है वो मोल्टन स्टेट में प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, बात करी जाए इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन का मतलब है ये कहाँ पर यूज होती है। अच्छा बेटा, ये बहुत मतलब इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो ये बहुत ज्यादा लोहे को पिघलाने के काम आती है, और यानी बहुत ज्यादा पिघलाया जाता है। अब लोहा बहुत ज्यादा पिघलाया जाएगा तो कहाँ पर पिघलाया जा सकता है? वेल्ड करने के काम आती होगी, वेल्ड करने के काम आती होगी। अब वेल्ड करने का ये मतलब नहीं है कि सर आप कुछ भी वेल्ड कर दो, कि आपने पता चला स्क्रू ड्राइवर वेल्ड करने बैठ गए, या आपने बैठे बैठे बेल्ट को वेल्ड कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो बेल्ट पे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वेल्डिंग करने का काम आती है, परंतु वेल्डिंग क्या? वेल्डिंग द रेलवे ट्रैक। क्या? रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। आ गया समझ? वेल्डिंग करने के काम आती है रेलवे ट्रैक को। ठीक है भाई, आया समझ? ठीक, फटाफट से दूसरे रिएक्शन में बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप फटाफट से। A solution of CuSO4 was kept in an iron pot. After a few days, the iron pot was found to have a number of holes in it. Explain the reason in terms of reactivity. Write the equation of the reaction involved. इस रिएक्शन में कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व होने वाली है? तो पहला एक चीज समझिए बेटा, मान चलो एक पॉट है, ठीक है। इस पॉट में हमें अंदर भर दिया गया CuSO4। क्या भर दिया गया? CuSO4। जब इसके अंदर CuSO4 भर दिया गया, किसके अंदर भरा गया बेटा CuSO4? Fe का कोई कंटेनर है। Fe मतलब आयरन का कोई कंटेनर है, जिसके ने रिएक्शन करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर जो भरा हुआ है उससे कौन भरा हुआ है? CuSO4। अच्छा एक बात बताइए बेटा, Fe ने रिएक्शन स्टार्ट किया किसके साथ? CuSO4 के साथ। जब Fe प्लस CuSO4 बना तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? FeSO4 FeSO4, और FeSO4 के साथ यहाँ क्या बन जाएगा? Cu। क्लियर है? FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 प्लस Cu। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सर Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? Cu के कंपैरिजन में। तो उसने कौन सी रिएक्शन दिखाई हमें यहाँ पे बेटा? कौन सी रिएक्शन दिखाई है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगी। ठीक है, इसने क्या किया? इसको डिस्प्लेस किया। फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे आइए। फटाफट से थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, जनरली मेटल रिएक्ट विद एसिड। क्या होता है, ज्यादातर मेटल वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, परंतु इनमें से ऐसा कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता? फटाफट से बताइए कौन सा ऐसा एसिड है। अच्छा बेटा, अगर हम बात करें HNO3 की, किसकी बात करें? HNO3 की, यानी इस कंपाउंड की, HNO3 की। तो हम जानते हैं HNO3 क्या, बहुत बहुत याद रखना बेटा, HNO3 क्या है? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है? ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट है, ठीक। कौन? HNO3। HNO3 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण वो क्या करता है, H2 गैस बनाता तो है, H2 गैस बनाता तो है, परंतु उस H2 गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। H2 गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर दे जाता है, और किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, ठीक। H2 गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या बचता है, वाटर बचता है, हाइड्रोजन गैस हमें नहीं प्राप्त होती, जिसके कारण हम बोल सकते हैं HNO3 ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। क्लियर है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। An element acts on reacting with oxygen form and oxide X2O. This oxide dissolve in water and turn blue litmus red. State whether element X is metal or non-metal. हमें ये बताना है X एक मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। अच्छा, एक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर बना रहा है बेटा क्या, X2O। X2O एक ऑक्साइड है, ठीक है। X2O एक क्या है, ऑक्साइड है। अच्छा, X2O एक ऑक्साइड है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपने देखा हो एक ऑक्साइड है और इसने ये कहा टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। और आप जानते हो ब्लू लिटमस से रेड में कौन चेंज करता है, एसिड। एसिड ही ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं ना, ठीक। अच्छा, अगर ब्लू लिटमस को रेड में एसिड चेंज करते हैं, और आप ये भी जानते हो कि सारे एसिड जो हैं वो कौन सी ऑक्साइड देते हैं बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड। कौन सी, नॉन मेटल। याद रखना, जिनको नहीं पता है, एसिड सारे नॉन मेटल ऑक्साइड देते हैं, और बेस क्या देते हैं बेटा, बेस क्या देते हैं, बेस सारे देते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कौन सी ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। क्लियर। तो यहां पर क्या आएगा इसका आंसर, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें तैयार करना है। तो बीच में क्या आएगा बेटा, कार्बन, दूसरी साइड कौन आएगा, ऑक्सीजन, और इस साइड कौन आएगी, ऑक्सीजन। क्लियर है, यानी दो साइड ऑक्सीजन आ गई और बीच में आ गई कार्बन। अच्छा, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बताओ फटाफट। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाँ बेटा, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सर एक अपना ये यहाँ रखेगा, इसने एक यहाँ रखा, ठीक है, एक यहाँ रखा, एक रखा यहाँ, इसने एक यहाँ रखा और एक रखा यहाँ, इसने 6 के 6 अपने शो कर दिए। अच्छा, इस ऑक्सीजन की बात करूं तो मैं, इसने भी अपने 6 शो कर दिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने अपने 6 शो कर दिए। अच्छा, बात करें बेटा कार्बन की, तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 2, और इसने अपने 2 शो कर दिए यहाँ और 2 शो कर दिए यहाँ। कितने होते हैं टोटल, 4, ठीक है। 2 यहाँ पर शो हो गए और 2 हो गए यहाँ पर शो। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, तो बेटा ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास ऑलरेडी 6 है, तो ये कार्बन के 2 और ले लेगा और अपनी क्या कर लेगा, ऑक्टेट पूरी। क्लियर है। ऐसे ही ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सर इसके भी 8 पूरे, इसके भी 8 पूरे। अब ये कार्बन क्या करेगा बेटा, ये दोनों से 2 2 ले लेगा, यानी दोनों से 2 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसका ये कंप्लीट डॉट स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है, कार्बन के 2 यहाँ थे, 2 यहाँ, 4 तो उसके पास ऑलरेडी थे, 2 इससे और ले लिया, 2 इससे ले लिया, यानी 8 उसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा फटाफट से। When you add a few drop of acetic acid to a test tube containing sodium bicarbonate powder, which one of the following is you observation। ठीक है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी ये सारे इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले हम जो हमें दे रखा है वो पढ़ते हैं। क्या किया, कुछ ड्रॉप एसिटिक एसिड की किसमें मिला दी, सोडियम बाइकार्बोनेट में, यानी एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमने मिला दिया किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यानी NaHCO3। क्लियर है, NaHCO3 के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ, CH3COO नेगेटिव
Na पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2, ये हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक है, CH3COOH को जब हम रिएक्ट कराया सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के साथ, तो हमें प्राप्त हुआ CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, ये रिएक्शन हमने करा दी। तो इसने बोला सर यहाँ पर जो रिएक्शन होगी नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, रिएक्शन तो होगी। अच्छा, दूसरी चीज, अ कलर गैस विद अ पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल की जो गैस है वो निकलेगी। तो बेटा पंजेंट स्मेल वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। और यहाँ हाइड्रोजन कहीं निकल रही है? नहीं निकल रही। तो पंजेंट वाली कौन सी होती है? हाइड्रोजन। वो यहाँ नहीं निकल रही, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर दूसरा भी नहीं होगा। बात आई तीसरे की, अ ब्राउन कलर्ड गैस इज रिलीज विद अ ब्रिस्क एफरवेंस, ब्रिस्क एफरवेंस तो CO2 गैस देती है, वो CO2 यहाँ निकल रही है। परंतु आप बेटा एक चीज जानते हो, ब्राउन कलर की CO2 गैस नहीं होती। आया समझ? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ बबल, यानी CO2 गैस बबल्स बनाती है। ठीक है, एंड ऑर्डरलेस गैस, ऑर्डरलेस बिना खुशबूदार होती है, ज्यादा बदबू, इसमें कोई बदबू तो नहीं होती, यानी यही इसका ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ठीक, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आइए। टिक द रॉन्ग स्टेटमेंट ड्रिंकिंग एल्कोहल रिजल्ट इन। अब बात आती है बेटा ड्रिंकिंग एल्कोहल रिजल्ट इन, कहने का मतलब है जब लोग ड्रिंक करते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, यानी कि जब वो अल्कोहल पीते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। किसका? अल्कोहल के पीने का लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या परिणाम होता है, बताइए क्या परिणाम हो सकता है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, डाउरीनेस, या फिर गेनिंग एनर्जी, क्या हो सकता है? बताइए फटाफट। अरे भाई बताओ, ये सब तो जानते होंगे इसके बारे में, तो अल्कोहल, अरे तुम्हारे रोज की चीज है, जानते हो नहीं? बताओ बताओ फटाफट बताओ। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, डाउननेस, या फिर गेनिंग ऑफ एनर्जी। अच्छा सर, हम एक चीज जानते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन चलो समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहा है या कोऑर्डिनेशन की कमी हो रही है बॉडी में, मेंटल कंफ्यूजन भी क्लियर है, डाउरीनेस भी क्लियर है। बात है गेनिंग ऑफ एनर्जी की, तो एक बात बताइए, क्या किसी को अल्कोहल पीने से एनर्जी प्राप्त होती है, गेन होती है एनर्जी? क्या किसी को एनर्जी मिलती है अल्कोहल के पीने से? बताइए, क्या एनर्जी मिलती है? फिर ये लोग जिम में क्यों जाते हैं, डंबल क्यों करते हैं? वहां पर जाके उसकी दुकान पे ठेके पे जाके बैठ जाओ ना, गेनिंग एनर्जी कर लो। आया समझ? आया कि नहीं? ठीक, तो कौन सा ऑप्शन होगा? गेनिंग एनर्जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे लिए है, द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन अ प्रोपेन आर। प्रोपेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे? तो फटाफट से पहले ये समझिए, कार्बन कितने, प्रोप का मतलब हो गया कार्बन कितने हो गए? कार्बन हो गए हमारे पास 3, प्रोप का मतलब 3 होता है, और एन लगा हुआ है, नहीं एल्कीन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे? CnH2n प्लस 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n प्लस 2। अच्छा, CnH2n प्लस 2 जब हम लगाएंगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ C3H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, ये होगा, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी C3, और H 3 to S6 प्लस 2 यानी HA। ये फॉर्मूला आ गया किसका? प्रोपेन का। कोई समस्या इतनी सी बात में? ये फॉर्मूला आ गया प्रोपेन का। अब सर जब ये फॉर्मूला आ गया बेटा, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया किसका? प्रोपेन का। जब ये फॉर्मूला हमारे पास प्रोपेन का आ गया, जो कि C3H8 है, तो क्या इसका आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे? क्या आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे? इधर देखो फटाफट से, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करो, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन, 6वां हाइड्रोजन, 7वां हाइड्रोजन और 8वां हाइड्रोजन। ठीक है, और जब 8 हाइड्रोजन हो गए बेटा, कार्बन 3 हो गए, तो कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग कितनी है? 1 कार्बन, 2, यहाँ पर कितनी टोटल कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है? कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड सर यहाँ पर बन रहा है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, तो कितनी बॉन्डिंग हो रही है बेटा कार्बन की? 2 बॉन्ड हो रहे हैं कार्बन के, कार्बन ने कार्बन के साथ बनाए,
अच्छा बात करूं बेटा हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 8। हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 8। अब यहाँ तो ये ऑप्शन है नहीं बेटा, ये गलत हो गया। यहाँ पर 8 एंड 3 की जगह यहाँ पर 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ठीक है, तो कितने कार्बन के कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड, और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बने, 8 बॉन्ड। क्लियर है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अरे दे तो रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, हमने वहां नजर ही नहीं घुमाई, दे रखा है। ठीक है, फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आइए। A bud of lichen plant become reddish from being purple after first shower of rain. What does it indicate? एक बर्ड लाइकेन के प्लांट की बिकम रेडिश, रेडिश होती है फ्रॉम बीइंग पर्पल आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ नाइट। क्या एक बर्ड लाइकेन की बिकम क्या करती है, रेडिश हो जाती है पर्पल से, किसमें, बारिश के मौसम में, और तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है। अच्छा बेटा लाइकेन सब जानते हैं, लाइकेन जानते हो क्या है, लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस। क्या बनता है बेटा, लिटमस। लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस। अच्छा सर लाइकेन से हमारा बनता है लिटमस, और लिटमस का नेचुरल कलर बेटा क्या होता है, नेचुरल कलर क्या होता है बेटा लिटमस का, जो यूनिवर्सल कलर है वो कौन सा होता है, पर्पल। यूनिवर्सल कलर कौन सा होता है, पर्पल। अच्छा अभी ये क्या हो रहा है, पर्पल से बेटा किस कलर में कन्वर्ट हो रहा है, रेडिश कलर में। किस कलर में, रेडिश कलर में। पर्पल से रेड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिटमस को रेड में कन्वर्ट कौन करता है, लिटमस को रेड में कन्वर्ट कौन करता है, कोई एसिड। कौन करेगा, कोई एसिड। तो जो रेन होगी उसमें किसकी मात्रा होगी, किसकी मात्रा होगी बेटा, एसिड की। तो हम उस रेन को क्या कह सकते हैं, उस रेन को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, कि वो एक एसिड रेन है सर। कैसी रेन है, एसिड रेन। क्लियर है, ठीक। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। तो आप जानते हो व्हेन अनसैचुरेटेड, व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कौन बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC लिख रहा हूं यहाँ पर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट किए जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। जब हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक, किसके साथ, विद एडिंग किसके द्वारा, हाइड्रोजन गैस के द्वारा, विद एडिंग या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट से, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2Br। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2Br। इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो बेटा इधर जानते हो आप, 2 कार्बन दे रखे हैं, कार्बन कितने, 2, और 2 कार्बन का मतलब है एथ। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है बेटा, कौन, ब्रोमीन। कौन है, फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन। तो इसे ब्रोमीन को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो। क्या बोलते हैं, ब्रोमो। और जहां पे जब फर्स्ट नंबर पे दे रखा है तो उसकी हमें नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और कौन है, इथ, और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो हम बोलेंगे ब्रोमो इथेन। क्लियर है, क्या बोलेंगे, ब्रोमो इथेन। फटाफट अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, C3H8 बिलोंग टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ। C3H8 किसकी होमोलोगस सीरीज पे डिपेंड करता है। अच्छा ये बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये किया था क्या, C3H8 वाला। तो बेटा C3 है, यानी कार्बन कितने हैं, 3, और कार्बन जब 3 है तो अगर हम एल्केन का जनरल फॉर्मूला लगाएं, यानी CnH2n+2 लिखें, तो यहाँ पर कार्बन हुए 3, और H2 × 3 + 2
तो कितना आ जाता है हमारे पास C3H8, यानी ये सिंगल बॉन्ड वाले होंगे सारे, सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, या फिर जब सिंगल बॉन्ड वाले होंगे तो बेटा हम उसे एन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को एन बोलते हैं। और कितने कार्बन है? 3, तो हम बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड यानी ए, तो हम बोल सकते हैं प्रोपेन बोल सकते हैं, यानी कि क्या है? एल्केन। क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे आओ। हाइड्रोजन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा फटाफट से। हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 हैज, एक हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, तो उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड यानी कार्बन शेयरिंग बॉन्ड बनाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बाकी बात करी जा रही है, तो हाइड्रोकार्बन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, C4H10 है, तो वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड रखता है? फटाफट से इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 और 4, 4 कार्बन, सब पे हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर एक और हाइड्रोजन, और इधर एक और हाइड्रोजन। अच्छा, गिनीज कितने कोवेलेंट बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने कोवेलेंट बॉन्ड? 13 कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? आया समझ? ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट से। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है बेटा? कोवेलेंट 4 बॉन्ड। बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस करके? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवेलेंट एटम, 4 यूनिवेलेंट एटम के, जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन। अच्छा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, जब ये 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा, जो कार्बन है अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा शो करेगा? तो बेटा कार्बन के पास ऑलरेडी कितने एटम होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कार्बन के पास सर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो बेटा 4 और अटेन कर लेगा, तो 4 और अटेन करने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और जब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अपनी वैलेंसी किसकी तरह शो करने लगेगा? जो 10 वाला होगा। और 10 वाला कौन होता है? जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, वो कौन है? नियॉन। क्लियर है? आया फटाफट से समझ? ठीक, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, इनमें से एक एलिमेंट जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसकी ये प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। इट इज अ वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड, वाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है। उसके बाद दूसरा, इट रेडिली रिएक्ट विद वाटर, वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, प्रोड्यूस कर देता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन केरोसिन ऑयल, प्रोड्यूस्ड इन केरोसिन ऑयल, प्रोड्यूस्ड नहीं बेटा, रखा जाता है। किसको क्या करते हैं? रखा जाता है। तो टेक लिख लेना है आपको, प्रोड्यूस्ड की जगह पे क्या लिखोगे? टेक। ऐसा एलिमेंट जिसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अच्छा बताइए फटाफट से, किसे केरोसिन में रखते हैं? तो बेटा आप जानते हो हम किस किस को केरोसिन में रखते हैं, सोडियम को और पोटेशियम, इन दोनों को हम किस में रखते हैं? इन दोनों को हम सर रखते हैं उसके अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर पोटेशियम तो है ही नहीं, तो बचा कौन? सोडियम। आ गया समझ? क्लियर है? और ये दोनों प्रॉपर्टी ये भी शो करता है, ट्रांसलूसेंट सॉलिड होता है और पानी के साथ एल्कलाइन सॉल्यूशन भी देता है। क्लियर है? ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following given metals does not react with cold as well as hot water? इनमें से ऐसा कौन है जो कोल्ड और as well as hot water दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता? बताइए फटाफट से, कौन सा नहीं करता? अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो सोडियम है और जो पोटेशियम यानी Na और K, ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो हाई रिएक्टिव है कि नहीं? कैसे एलिमेंट है? जो कि हाई रिएक्टिव है। जब ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट जब ये है, तो अभी बात बताओ कि जब ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते होंगे, और जब ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते होंगे किसी के साथ, चाहे वो फिर पानी ठंडा हो चाहे वो गर्म पानी हो, इन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे समझ? अब बात करें बेटा Mg की, Mg की जब हम बात करते हैं तो बेटा ये भी रिएक्ट करता है किसके साथ? किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? किसके साथ रिएक्ट करेगा? हॉट वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा? हॉट वाटर के साथ। ठीक है, इनके लिए तो चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड वाटर हो, क्योंकि वो हाई रिएक्टिव है, दोनों के साथ रिएक्ट कर लेंगे। बात आती है बेटा Fe की।
Fe की बात आती है तो बेटा Fe जो एलिमेंट है वो ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता, ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता। ये किसके साथ रिएक्ट करता है फिर सर? ये रिएक्ट करता है बेटा, जो Fe है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? स्टीम के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? Fe। क्लियर है? ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द डिफरेंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट केमिकली? मॉलिक्यूल्स में अंतर बताना है, किस किस के मॉलिक्यूल्स में, सोप और डिटर्जेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स में बेटा क्या अंतर होता है? सोप और डिटर्जेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर होता है? अच्छा तो बेटा फटाफट से इधर समझो। जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? Na या फिर पोटेशियम या सोडियम, इन दोनों के किसकी? सॉल्ट की, इन दोनों के सॉल्ट की लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। किसकी? ऑफ फैटी एसिड। सोडियम या पोटेशियम की लंबी चेन होती है बेटा फैटी एसिड के साथ, उसे हम सोप कहते हैं। क्योंकि केमिकली पूछा है तो हम आसानी से ऐसे बता सकते हैं। अच्छा अगर सर बात करें डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट किसके बने होते हैं? सेम है बेटा, वो भी फैटी एसिड की लॉन्गेस्ट चेन रखते हैं। कौन? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट भी फैटी एसिड की लॉन्ग चेन रखते हैं, परंतु उनके पास कौन से सॉल्ट होते हैं? सोडियम पोटेशियम के नहीं होते, उनके पास अमोनियम के सॉल्ट होते हैं। कौन से सॉल्ट? अमोनियम के सॉल्ट, अमोनियम के सॉल्ट होते हैं। क्लियर है बेटा? आया समझ? ठीक, इसी के साथ ये वीडियो को करते हैं हम यहाँ पर खत्म। वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो बस आप अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए और लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ठीक है, थैंक यू।